नमस्कार साथियों। आज हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अर्थात ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करेंगे। इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रायः रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में होता है और जब से महिलाओं के लिए या और कैटेगरीज के लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए इस प्रकार के रिजर्वेशन होते रहे हैं हर वर्ग में, तो ये अवधारणाएं और ज़्यादा जो है समझने की आवश्यकता पड़ गई है। तो आज आरक्षण तो हम सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ऊर्ध्व आरक्षण क्या होता है। देखिए, ऊर्ध्व आरक्षण का मतलब होता है कि जैसे भारतीय समाज जो है वो एक पद सोपानीय समाज है। ऐसा माना जाता है कि हमारी सामाजिक संरचना में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को या अपर कास्ट को रखा गया है, उसके बाद ओबीसी को रखा गया है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को रखा गया है और शेड्यूल ट्राइब्स को रखा गया है। इस प्रकार से एक हायरार्की जो है हमारे समाज में बनी हुई है और इसमें ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से ये जो नीचे के वर्ग हैं उत्पन्न सोपान में, ये हमेशा एक प्रकार से कुछ डिसएडवांटेजेस ऐतिहासिक रूप से इनको रहे हैं और उस डिसएडवांटेजेस की वजह से इनका जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाया है। इनका प्रतिनिधित्व ठीक से सरकारी सेवाओं में या विधायिका में नहीं हो पाया है, इसलिए इनको आरक्षण की आवश्यकता है। उसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब वर्टिकल रिजर्वेशन का शब्द प्रयोग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि समाज में जो तमाम इस प्रकार के पद सोपानीय सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। जैसे कि समाज में शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण दिया गया, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया गया, ओबीसीज को आरक्षण दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार इनको आरक्षण प्रदान किया गया है और 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब्स का है और ओबीसी का 27% आरक्षण बना हुआ है। और ये सारे के सारे जो आरक्षण दिए गए हैं ये संविधान के प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 16(4) अर्थात 16(4) अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारे आरक्षण दिए गए हैं। तो जब हम अपने सामाजिक संरचना के आधार पर नीचे के पद सोपानीय स्तरों पर पाए जाने वाले सामाजिक समूहों को आरक्षण देते हैं तो इस प्रकार से हम उनको ऊर्ध्व आरक्षण की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात वर्टिकल आरक्षण उनको कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है, क्षैतिजीय आरक्षण क्या है। देखिए, क्षैतिजीय आरक्षण का मतलब ये हो गया जैसे कि आपने ऊर्ध्व आरक्षण में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज को आरक्षण दे दिया। अब शेड्यूल कास्ट, फर्ज कीजिए कि हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट में एक ग्रुप सामाजिक समूह है शेड्यूल कास्ट में, लेकिन उस सामाजिक समूह में भी हो सकता है कि सारे शेड्यूल कास्ट जो हैं, सारे अनुसूचित जाति के लोग एक ही प्रकार के समरूप समाज में न रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, या एक प्रकार से ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको हम किन्नर कहते हैं, या उसमें एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ी सेवाएं किया हैं और अब किसी प्रकार से सेवा करने के बाद वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उनकी विशेष स्थितियों के कारण उनको आरक्षण की प्रावधान उसी ग्रुप में किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 27% आरक्षण ओबीसी को है तो 27% आरक्षण में ओबीसी में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। एक्स मिलिट्री मैन अर्थात पूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है, कुछ रिजर्वेशन हो सकता है ओबीसी में ही। और इसी प्रकार से किन्नरों के लिए, अगर कोई ओबीसी में किन्नर वर्ग पाए जाते हैं तो उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है, या अगर कोई दिव्यांग हैं, ओबीसी हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है। यही बात शेड्यूल कास्ट में भी लागू होती है, यही बात शेड्यूल ट्राइब्स में भी लागू होती है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि एक सामाजिक वर्ग के अंदर ही हम विभिन्न जातियों को, विभिन्न उपजातियों को, विभिन्न उपवर्गों को भी उस आरक्षण का लाभ मिल सके। जब वो आरक्षण देने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्षैतिजीय आरक्षण कहते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 73rd और 74th अमेंडमेंट का उदाहरण देते हैं आपको कि
जब 1993-94 में 73rd और 74th अमेंडमेंट बना और लागू हुआ, तो हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायतों में और नगर निकाय में सभी स्तरों पे सभी पदों पे दिया गया। अर्थात उनको ग्राम पंचायतों में भी, ब्लॉक पंचायतों में भी और नगर पंचायतों में भी या जिला पंचायतों में भी, सभी में उनको आरक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार जब नगर निकायों की बात आती है, तो चाहे नगर महापालिकाएं रही हो, चाहे नगर पालिका रही हो, चाहे नगर निकाय रहे हो, नगर पंचायतें रही हो, सब में और सभी पदों पे उनको सदस्य और अध्यक्ष सभी पदों पे 1/3 आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया। तो ये चीज़ अब समस्या पैदा हुई कि ये जो 33% आरक्षण, चूँकि 50% का कैप लगा हुआ है और सारे वर्गों में वो बंटा हुआ है, 27% ओबीसी में, और इसी प्रकार से आपने देखा कि उनका जो 15% एससी में और 7.5% एसटी में जो आरक्षण बना हुआ है, तो अब 50% के क्या ऊपर ये 33% होगा या क्या? तो नहीं, ये हुआ कि नहीं साहब, ये जो 33% आरक्षण हुआ है, इसका मतलब कि जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट को 15% मिला है, उसी में 1/3 जो है वो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को दिया जाएगा। जो 7.5% एसटी को दिया गया है आरक्षण, उसी में 1/3 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। जो ओबीसी को 27% दिया गया है, उसी में 1/3 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। और इस प्रकार से हर एक सामाजिक वर्ग में 33% स्थान, या कहीं कहीं जहाँ 50% है, कुछ राज्यों ने उसको 50% कर दिया हुआ है, तो अगर जहाँ 50% है वहाँ आधी सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, जहाँ 33% है वहाँ 1/3 सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। और यहाँ तक कि जो सामान्य सीटें हैं, जो अनारक्षित सीटें हैं, उन अनारक्षित सीटों पे भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं, तो क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है कि एक सामाजिक समूह को प्राप्त आरक्षण में ही उसी समूह के महिलाओं को 1/3 सीटें या 50 आधी सीटें, जैसी जहां व्यवस्था हो, दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये क्षैतिज आरक्षण के बारे में। अब इसमें जो है एक विशेष बात ये है कि जो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि इससे कितना फ़ायदा महिलाओं को लेकर, जैसे बात करते हैं कि महिलाओं को इससे कितना फ़ायदा हुआ 73rd और 74th अमेंडमेंट से, कि जैसे एससी महिलाओं को लेकर बात करते हैं कि अब जैसे एससी महिलाएं हैं और मान लीजिए कि 15% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी में है, तो पहली चीज़ तो ये है कि उसमें 1/3 सीटें रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं के लिए, एससी महिलाओं के लिए, और वो 1/3 सीटों में कोई भी पुरुष नहीं अपॉइंट हो सकता है एससी वर्ग, केवल महिलाएं ही अपॉइंट होंगी। पहली चीज़ तो ये हो गई, तो एक वो एडवांटेज हो गया महिलाओं को। दूसरा ये हो गया कि एससी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो उन तमाम सीटों से भी लड़ सकती हैं जो सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व हो, मतलब चूँकि वो विमेन हैं तो एससी विमेन सीट्स जो रिजर्व हैं उससे भी लड़ सकती हैं, और जो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए सीट है उससे भी वो चाहें तो लड़ सकती हैं। और तीसरा कि वो उन सभी सीटों से लड़ सकती हैं जो नॉन महिलाओं के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए या सामान्य एससी सीटें हैं, उनसे भी लड़ सकती हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि महिलाओं के लिए हमारे संसद ने, हमारे सरकार ने संविधान में संशोधन करके 73rd और 74th अमेंडमेंट के लिए किया है। और यही बात अब संविधान का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अर्थात संविधान का 106वां संशोधन 106th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उसमें लोकसभा में और देश के समस्त राज्यों की समस्त विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब जितनी भी सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की लेजिस्लेचर्स में, उसमें 1/3 सीटें महिला शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी। जितनी भी सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं किसी भी विधायिका में या लोकसभा में, वो सारी की सारी सीटें
किसी पुरुष वर्ग को नहीं जा सकते, उसमें 1/3 सीटें महिलाओं, एसटी महिलाओं को मिलेंगी। तो इस तरह से एक बहुत ही रेडिकल हमारे देश में प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से 73rd और 74th अमेंडमेंट और 106th नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी जो रिसेंटली 2 साल पहले पारित हुआ, कि महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उनको किस तरीके से पुश किया जाए कि वो पार्लियामेंट में एक स्पेस अच्छा खासा ऑक्यूपाई कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में आता है, अर्थात 15% जो शेड्यूल कास्ट के पद हैं, वो सारे के सारे जो पद हैं उन पदों में 1/3 सीटें महिलाओं को होंगी। सारे के सारे जो ओबीसीज़ के पद हैं उन सारे पदों में 1/3 सीटें महिलाओं को होंगी, और सारे के सारे जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीटें हैं उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो इस प्रकार से साथियों, जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, अर्थात जो ऊर्ध्व रिजर्वेशन है, वो विभिन्न सामाजिक वर्गों को दिया जाता है, और जो क्षैतिज आरक्षण है वो एक सामाजिक वर्ग में जो विभिन्न उपवर्ग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको दिया जाता है। और इस तरीके से ये ऊर्ध्व आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि कभी परीक्षाओं में या इंटरव्यू में इस संबंध में कोई अगर प्रश्न पूछा जा सके तो आप इसका समुचित उत्तर दे सकें। थैंक यू।